हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में अपन सबने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। तो मोमेंटम के बारे में जब अपन ने पढ़ा कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है, मोमेंटम कम है तो अमाउंट ऑफ मोशन कम है, ये अपन ने पढ़ा। अब आपने एक चीज़ मैंने आपको और फील करवाई थी कि जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होता है उसको जब आप स्टॉप करते हैं हाथ से तो फोर्स भी आपको ज्यादा लगना पड़ता है, समझ रहे हैं? या किसी बॉडी को, हायर मास बॉडी को ज्यादा स्पीड से पुश करना है। एक तो आप किसी साइकिल को पुश कर रहे हैं, एक आप ट्रक को पुश कर रहे हैं, तो दोनों को सेम वेलोसिटी देने के लिए ट्रक को आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा यू हैव डेवलप्ड सम रिलेशन इन योर माइंड अबाउट फोर्स एंड मोमेंटम, समझ रहे हैं? तो फोर्स और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन आपके दिमाग में डेवलप हो गया होगा कि जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसका मोमेंटम खत्म करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जिसका मोमेंटम कम है उसका मोमेंटम खत्म करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। उल्टा भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। अगर किसी का मोमेंटम नहीं है और उसको मोमेंटम देना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा अगर बॉडी का मोमेंटम कम देना है तो, और अगर बॉडी को मोमेंटम ज्यादा देना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही रिलेशन जो है न्यूटन के दिमाग में आया और फिर उसने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया। ठीक है बेटा, दैट इज सेकंड एनएल, सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। समझिए बेटा। तो अब आप देखो, समझते हैं थोड़ा सा इसको और समझते हैं मोमेंटम वाली थ्योरी को, कि जैसे कोई बॉडी थी 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी और आपने उसको कैच कर लिया, मतलब आपने उसका जो मोमेंटम m/v था वो आपके हाथ में आके मोमेंटम कितना हो गया, 0। तो बेसिकली आप जो फोर्स लगा रहे हैं तो उसके मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। उल्टा फेंकेंगे तो इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली अपन ब्रॉडर एस्पेक्ट में ये कह सकते हैं, इन ब्रॉडर एस्पेक्ट वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट न्यूटन कंक्लूडेड कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स momentum is being changed, means when you apply force momentum changes, momentum जो होता है वो बदलता है। अब momentum increase या decrease कब होता है, that we will see। ठीक है बेटा। तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में क्या है पहले अपन समझते हैं। तो जैसे मेरे पास कोई बॉडी है, मान लो दिस इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज मूविंग विद स्पीड u जनरली अपन इनिशियल वेलोसिटी के लिए अपन यूज करते हैं, और आपने फोर्स इस तरह से लगाया, यू अप्लाइड फोर्स, इस तरह से आपने फोर्स लगाया। ठीक है बेटा, ये डायरेक्शन दिखा रहा हूं तो एरो लगाने की जरूरत नहीं। तो फोर्स आपने ऐसे लगाया, तो कुछ देर बाद ये मास m है, ये वेलोसिटी v से मूव करने लग गया। तो आप सबको पता, अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया तो ये स्पीड जो है आपकी v जो है दैट विल बी ग्रेटर देन u, तो मतलब m/v विल बी ग्रेटर देन m/u, मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल लीनियर मोमेंटम। समझ रहे? तो आप देख रहे हैं कि फोर्स लगाने से मोमेंटम में बदलाव आ रहा है। अब ये बदलाव बढ़ने में भी हो सकता है, इंक्रीज में भी हो सकता है और डिक्रीज में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल अपन स्टेटमेंट याद करना अच्छी बात है, सब याद कर लेते हैं, ऑल ऑफ स्टार्ट विद द स्टेटमेंट, लेकिन पहले उसको समझना बहुत जरूरी है, उसकी फील आना बहुत जरूरी है। ये मान लो अपने पास u वेलोसिटी से है, ठीक है, और अब मैं फोर्स ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, और आपको पता है जिधर बॉडी जाती है उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, कल मैंने आपको समझाया था। अब थोड़ी देर बाद ये बॉडी जो है वो v स्पीड से चलने लग गई। अब आपको पता है जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो साधारण सी बात है कि फाइनल वेलोसिटी विल बी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब m/v विल बी लेस देन m/u, मतलब p फाइनल विल बी लेस देन p इनिशियल। तो अब मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको दोनों केस दिखाए जहां पर मोमेंटम इंक्रीज भी हो सकता है और मोमेंटम डिक्रीज भी हो सकता है। किसके एप्लीकेशन से? फोर्स के एप्लीकेशन से। और कोई एप्लीकेशन नहीं जिससे मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज। हाँ, वेरिएबल मास सिस्टम है, वो क्लास 11 की बात है, मास तो कांस्टेंट मानते हैं, तो सिर्फ फोर्स से ही मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, बाकी कोई और तरीका नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स ब्रिंग्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। समझ रहे बेटा? जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम में बदलाव उतना ज्यादा आएगा, समझ रहे?
और अब यहां से अपने को ये चीजें पता चली, क्या पता चली, जो हम यहां से दो बते कि फोर्स ब्रिंग्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में बदलाव लाता है या ला सकता है, ठीक है। फिर अगली चीज, व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू मोमेंटम, पैरेलल टू मोमेंटम मतलब फोर्स एंड मोमेंटम बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ये पैरेलल का सिंबल है, थोड़ा सा ग्रो अप होते हैं, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ते हैं, तो मतलब मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बढ़ता है। अब अगर मान लो व्हेन, ये कौन सा केस है, ये वाला फर्स्ट वाला केस, व्हेन फोर्स इज पैरेलल, और यहां माइनस पी लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल। ये थोड़ा सा आप ग्रो हो जाओ, माइनस साइन लगाने का मतलब एंटी पैरेलल, मतलब फोर्स और मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट। आप देखो मोमेंटम इधर है इसमें, और इसमें भी मोमेंटम इधर है, मोमेंटम अलोंग वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता है, दैट डिक्रीजेस, तो वो डिक्रीज होता है बेटा। तो ये एक जो फील वाली बात है इस लॉ के अंदर, वो मैंने आपको बताई, इसको आप एक बार स्क्रीन पोज करके नोट कर सकते हो, ठीक है बेटा, सबने नोट कर लिया। अब आते हैं अपन, तो जब न्यूटन ने ये देखा, न्यूटन ऑब्जर्व दिस, मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल न्यूटन के दिमाग में घुस के अपन सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, उसके दिमाग में बैठ गए अपन। तो न्यूटन ने जब ये देखा तो न्यूटन ने स्टेटमेंट दिया, क्या दिया समझ रहे हो, व्हाट स्टेटमेंट न्यूटन, ये न्यूटन का स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ सेकंड एनालॉग, सेकंड एनालॉग, सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। उसने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, force applied on a body, force applied on a body is directly proportional to rate of change of linear मोमेंटम। समझ बेटा, ये स्टेटमेंट है। अगर कहीं भी स्टेटमेंट की बात आए कि न्यूटन ने क्या स्टेटमेंट दिया, तो ये दिया। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या समझना है यहां से, उसने ये बोला कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। रेट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, वो होता है कि भाई दैट इज रेट, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा पी क्या है बेटा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में बदलाव, कितना बदलाव आया मोमेंटम में। और डेल्टा टी क्या बेटा, वो समय जो मोमेंटम में बदलाव लाने के लिए लगा, समझ रहे, वो टाइम इंटरवल जिस दौरान मोमेंटम बढ़ा या घटा, है ना, टाइम इंटरवल। ठीक है बेटा, जिसमें मोमेंटम में बदलाव आया। तो ये इसका स्टेटमेंट है, सारे बच्चे आराम से इसको लिख सकते हैं स्क्रीन पोस्ट करके। चलिए अब अपन देखते हैं, तो ये बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब अपन बात करेंगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड एनालॉग। इसी पे न्यूमेरिकल आते हैं और इसी से अपन एक स्टेटमेंट और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का विड्रॉ करते हैं इसके रिजल्ट से। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, देखिए बेटा ध्यान से देखना बेटा सारे बच्चे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक बॉडी है, आई हैव वन बॉडी, इसका मास m है, और मान लो ये शुरुआत में u वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। और कुछ समय बाद, अब मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि मोमेंटम बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट आई एम नॉट स्पेसिफाइंग, ठीक है। बस मोमेंटम में बदलाव आ रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी अभी। जब यहां पर टाइम जो था वो t1 समय था, और यहां टाइम हो गया t2। जब t1 समय पे उसकी वेलोसिटी m मास से u वेलोसिटी थी, t2 समय पे m मास पे v वेलोसिटी, ठीक है बेटा, ये चीज है। तो अगर मैं यहां से देखूं, नोट करूं, तो माई इनिशियल लीनियर मोमेंटम
इनिशियल, पीआई मतलब इनिशियल लिनियर मोमेंटम क्या है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, एंड फाइनल लिनियर मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। समझ रहे हो बेटा, फाइनल मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ टाइम। तो अगर यहां से अपन देखें तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल। चेंज यही होता है बेटा, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो व्हाट इज P फाइनल, P फाइनल इज mv, P इनिशियल इज mu, और चेंज को अपन डेल्टा P लिखते हैं, वी राइट इट डेल्टा P। तो डेल्टा P कैन बी रिटन एज m ऑफ v माइनस u, कॉमन आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, ये अपन ने यहां से जो चीजें थी चेंज इन मोमेंटम अपन ने देखा। अब अपन ने क्या बोला, व्हाट वी हैव स्टडीड, अभी जो स्टेटमेंट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि फोर्स जो है, द फोर्स, द स्टेटमेंट विच वी हैव स्टडीड कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है, तो आप यहां से डेल्टा T भी लिखना चाहें तो टाइम इंटरवल लिखना चाहें तो क्या होगा बेटा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो दैट इज T2 माइनस T1, कोई प्रॉब्लम वाली बात। ठीक है, तो फोर्स F, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी अपन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है के। ये बेटा हर एक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट के अलग अलग होता है, मतलब लिखते हैं अपन के, लेकिन इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कहीं बहुत सारी जगह 1 हो सकती है, बहुत सारी जगह 9 × 10 की पावर 9, 6.67 की माने, मतलब अलग अलग वैल्यूज होती है। नाम इसका के दे देते हैं कांस्टेंट, बट ये वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये के सर क्या वही है जो लीनियर मोमेंटम में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनाया था, नहीं, ये के अलग है, वैल्यू सेम हो सकती है। ठीक है, तो के, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ओके, के इज कांस्टेंट, सिंपल, एक स्टेप है, एक ही बात को अपन समझेंगे। नाउ फोर्स कैन बी रिटन एज कि अब डेल्टा P जो है वो क्या बेटा, m ऑफ v माइनस u अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T को चाहो तो आप T2 माइनस T1 लिख सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, अच्छा अब आप सबको पता है कि ये v माइनस यू अपॉन डेल्टा T क्या होता है, यू ऑल ऑफ यू नो है ना, जब भी कोई चीज पहले की होती है ऐसे क्योंकि सिंबल लगा के अपन लिख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन डेल्टा T, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहां से फोर्स जो है वो के एम ए आया, दिस इज के एम इंटू ए, वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी की जगह ए लिख दिया। तो इन एमकेएस, जो अपना एमकेएस सिस्टम होता है अपन जो यूज करते हैं, एसआई सिस्टम जो अपन यूज करते हैं, के की वैल्यू 1 होती है। के की वैल्यू कितनी होती है, 1, इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, वहां भी 1 थी, तो इसका मतलब इनमें कोई रिलेशन ऐसा कुछ नहीं है, बस 1 है। तो इसलिए फोर्स का जो फॉर्मूला आया दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, F इक्वल टू मा, F इक्वल टू मा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए अपने एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे। तो ये फाइनल जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन, मतलब ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, नो डाउट, दिस इज आल्सो ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना बेटा, लेकिन ये फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, F इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है बेटा, तो इसको सब स्क्रीन पोज करके नोट कर सकते हैं, सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है बेटा, चलो देखो, सो बहुत आसान है, ऐसा कोई टफ चीज नहीं है कि आप लोगों को लगे। तो यहां से अपने पास अभी अगर अपन ध्यान दें तो सेकंड एनएलएम के अंदर जो बातें निकल कर आई है ना, सेकंड एनएलएम में जो बातें निकल कर आई वो अपन एक बार नोट कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट को मैं 1 पुट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, पुट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ये फॉर्मूला भी एग्जाम में अपने काम आ सकता है कि फोर्स जो होता है वो m ऑफ v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1, ये भी आ सकता है। फिर जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो अपने पास फाइनल फॉर्मूला निकल कर आया, क्या निकल कर आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू मा, F इक्वल टू मा। ये फॉर्मूला वाकई, ये जो मा वाला फॉर्मूला है ये वाकई फिजिक्स में, अभी मैकेनिक्स में मा है ये सबकी, सारे फॉर्मूलों की, क्योंकि यही सारे फॉर्मूले इसी से बनते हैं। हर जगह ये फॉर्मूला लगेगा, आप देखना, है ना, इट विल बी अप्लाइड ईच एंड एवरीवेयर, हर जगह लगेगा। ठीक है बेटा, चलो देखो, तो अब अपन बात करते हैं, तो ये चीज आ गई। तो यहां से एक सेकंड स्टेटमेंट भी आता है एनएलएम का
है ना, जो अपन ले सकते हैं ऑफ एनएलएम। एनएलएम का सेकंड स्टेटमेंट भी आता है। क्या स्टेटमेंट आता है दैट वी विल सी कि जो फोर्स है वो m इंटू ए के बराबर है ना। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। देखो आप एक चीज पे गौर फरमाना कि जो पहला नियम था अपना, न्यूटन का पहला नियम, उसका जोर इनर्शिया पे ज्यादा था, है ना। वो इनर्शिया को डिफाइन करने में लगा था। हालांकि गैलीलियो पहले ही डिफाइन कर चुका था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। और ये जो अपना जो नियम है ये वाला, ये जो सेकंड नियम है, देखो फोर्स को डिफाइन करने में लगा है। तो मतलब इट इज प्रोवाइडिंग द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स के बारे में बताता है। ठीक है बेटा, चलो इसको स्क्रीन पोज करके आप सब नोट कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो बड़ा सारा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, F इक्वल टू मा। अब देखो, अब जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपन करेंगे, फिर इस पर खूब सारे बेस, एक पूरी की पूरी लेक्चर लगेगा इस पर न्यूमेरिकल करने के लिए। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। ये बॉडी है और इसका मास जो है मैं आपको बता दूं दैट इज 2 kg, और ये चल रही है विथ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ये क्वेश्चन करने के लिए यू हैव टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। और अब ये कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी v होगी, वी डोंट नो। ठीक है बेटा, यहां पर टाइम जो था वो 2 सेकेंड था। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। और यहां पर टाइम जो है वो 12 सेकेंड हो गया। तो आपको ये वेलोसिटी निकालनी है कि क्या उसकी वेलोसिटी है जब उस पर फोर्स यहां से लग रहा है 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है बेटा, दिस इज द थिंग। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये सारी चीजें। तो कभी भी जब भी क्वेश्चंस में ज्यादा वैल्यूज हो तो कोशिश करें सारी वैल्यूज लिख ले। तो आप सब स्क्रीन पोज करके वैल्यूज लिख लो, जो फॉर्मूले मैंने बताए उनमें से कौन सा लग रहा है उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट आप कोई भी तरीके से करोगे, आंसर कंक्लूजन आना चाहिए। चलो देखते हैं बेटा। तो अगर अपन देखें तो फोर्स जो है वो 8 न्यूटन और u जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। v अपने को पता नहीं है, t1 2 सेकेंड है और t2 जो है वो 12 सेकेंड। तो अब आपको अच्छे से याद आ रहा है, और मास जो है वो 2 kg है। तो आपको सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने बताया था क्या, F इक्वल टू m ऑफ v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फोर्स कितना है बेटा 8, मास कितना है 2, v कितना है बेटा पता नहीं, u कितना है, व्हाट इज u 2 मीटर पर सेकेंड, एंड t2 माइनस t1 मतलब 12 माइनस 2 दैट इज 10। तो ये हो गया 4, 10 इधर जाएगा तो 40 इक्वल टू v माइनस 2, तो v इक्वल टू 42 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान है, डैम इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर सकते हो। तो जो आज का लेक्चर है इसमें मैंने आपको सिर्फ आज भूमिका बनाई है, मतलब आज बिल्कुल मैंने न्यूटन सेकंड लॉ मोशन क्या होता है ये समझाया। फिर इस पर अच्छे से क्वेश्चन अपन और करेंगे, और मैं आपको अगली क्लास से पहले एक सजेशन देना चाहता हूं कि प्लीज रिवाइज क्वेश्चंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। वो अगर आपसे होंगे तभी ये जो इसके क्वेश्चन है दैट यू विल बी एबल टू डू और यू विल बी एबल टू सॉल्व। चलो अब एक थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, छोटी सी फन टाइप करते हैं अपन। ठीक है बेटा, देखो आज अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा उस पर एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, पापा इज इक्वल टू मामा, दैट वी विल प्रूव। वी विल प्रूव पापा इज इक्वल टू मामा, ये अपन प्रूव करेंगे, है ना। वी विल प्रूव। ठीक है, आपसे ये दोनों लोग ही इक्वली प्यार करते हैं, पापा और मामा दोनों इक्वली प्यार करते हैं। दे इक्वली लव यू एंड वी वांट टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की हेल्प से मदद करेंगे। चलो, अभी अपन ने पढ़ा एक फॉर्मूला कि फोर्स इज इक्वल टू
माह पढ़ा। ओके सर पढ़ा। अच्छा एक फॉर्मूला और वो अपने पढ़ा हुआ प्रेशर का क्लास 9th में। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। वेरी गुड सर, समझ में आ गया। ठीक है बेटा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स प्रेशर। अब दोनों इक्वेशंस को बराबर पुट करते हैं, तो m इंटू ए इज इक्वल टू पी इंटू ए। ओके हाँ सर समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो m ए कर सकते हैं मैथ्स की मदद से, m ए का स्क्वायर और p इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। तो स्क्वायर को क्या लिखते हैं? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? m इंटू ए, m इंटू ए, p इंटू ए, p इंटू ए। एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड मामा इक्वल टू पापा। ठीक है बेटा, दिस इज द थिंग। तो ये थोड़ा फॉर्मूले को याद करने की एक जद्दोजहद थी ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।